तक हमने इस चैप्टर में एक तो इंट्रोडक्शन पढ़ा जिसमें हमने सेलेस्टियल बॉडीज, यूनिवर्स, एस्ट्रोनॉमी और लाइट ईयर के बारे में पढ़ा। उसके बाद स्टार्स के बारे में, सन के बारे में भी पढ़ा। कल हमने कॉन्स्टलेशंस के बारे में पढ़ा। कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ स्टार्स विच फॉर्म अनकॉग्नाइजेबल शेप। उसके बाद मैंने कहा कि 88 कॉन्स्टलेशंस डिस्कवर हुई है, लेकिन उनमें से हमने सिर्फ 3 पढ़ी है। एक यूर्सा मेजर, दूसरा यूर्सा माइनर और ओरियन, जिसका दूसरा नाम है हंटर। ठीक है, आज हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसको सोलर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है? हम क्लास 5th से ही पढ़ते आ रहे हैं। सोलर सिस्टम होता है सन एंड इट इज फैमिली इज कॉल्ड सोलर सिस्टम। सन और उसकी फैमिली को क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम, शॉर्ट में। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा सोलर सिस्टम क्या होता है, सन और उसकी फैमिली को कहते हैं सोलर सिस्टम। समझ में आया? अब सवाल है उसकी फैमिली में क्या क्या आता है। उसकी फैमिली में आते हैं प्लैनेट्स, 8, मीटियोराइड्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स। ये सारी चीजें आती है इसकी फैमिली में। समझ में आया? इसीलिए हम कहते हैं सन और उसकी फैमिली को क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम। अगर आप ऐसा नहीं कहोगे, आप फिर पूरा नाम लेकर भी कह सकते हो, सन, 8 प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटियोराइड्स, एंड कॉमेट्स together form solar system। आपकी मर्जी है, आप कैसे कहोगे। या तो आप ऐसा कहो कि सन और उसकी फैमिली, इसी को बोलते हैं सोलर सिस्टम। सन और उसकी फैमिली को बोलते हैं सोलर सिस्टम। या तो आप उस फैमिली का नाम भी ले लो, ऐसे सन, 8 प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटियोराइड्स और कॉमेट्स, इनको मिला के बोलते हैं सोलर सिस्टम। समझ में आया? अच्छा, तो यह है सोलर सिस्टम की डेफिनेशन। सोलर सिस्टम क्या होता है, याद रखा। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा सोलर सिस्टम क्या होता है, आप शॉर्ट में कहेंगे सन और उसकी फैमिली को बोलते हैं सोलर सिस्टम। अगर आप ये नहीं बोलेंगे तो फिर फैमिली का नाम भी लीजिए, सन, 8 प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटियोराइड्स और कॉमेट्स, इनको मिला के बोलते हैं सोलर सिस्टम। इस सोलर सिस्टम में क्या आता है? सबसे पहली चीज आती है सन। सन के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि सन एक स्टार होता है, हाइड्रोजन गैस से बना होता है, उसके कोर के अंदर टेंपरेचर 2 to 5 मिलियन होता है, वहां एक रिएक्शन होती है। ठीक है, हाइड्रोजन मिलते हैं आपस में, वो बनाते हैं हीलियम, वहां एनर्जी निकलती है, वही लाइट होती है, वगैरह वगैरह। बस यहां आप 2 चीजें सन के बारे में याद रखिए, सिर्फ 2 चीजें। एक, सन को हम हिंदी में कहते हैं सूर्या। क्या बोलते हैं? सूर्या। किसको? सन को। तो अगर किसी ने आपसे पूछा सन को हिंदी में क्या कहते हैं? सूर्या। ठीक। और दूसरी चीज, जो सरफेस टेम्परेचर होता है, क्या होता है? सरफेस टेम्परेचर किसका? सन का। वो होता है 6000 डिग्री। 6000 डिग्री। समझ में आया? जब हमने स्टार्स पढ़ा था उस वक्त हमने ये बात की थी कि स्टार्स के सेंटर पे, कोर के अंदर टेम्परेचर होता है 2 to 5 मिलियन डिग्री सेल्सियस। लेकिन सरफेस पर, यहां ऊपर सन की सरफेस पर टेम्परेचर कितना होता है? 6000 डिग्री। याद रखा, कोर के अंदर बहुत ज्यादा होता है और सरफेस पर होता है 6000 डिग्री। तो यह है सन के बारे में 2 अहम चीजें। उसके बाद बात करते हैं 8 प्लैनेट्स की। समझ में? 8 प्लैनेट्स के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे,
इन सब के बारे में, एस्टेरॉइड्स, मीटियोराइड्स, कॉमेट्स, इनके बारे में अलग से पढ़ेंगे। लेकिन यहां हम बात करेंगे 8 प्लैनेट्स की। जो 8 प्लैनेट सोलर सिस्टम में आते हैं उसमें क्या क्या आता है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अच्छा, ये जो 8 प्लैनेट्स है ये हमेशा सन के अराउंड घूमते रहते हैं, ये तो आपको पता है। मान लीजिए ये सन है, प्लैनेट जो है ये सन के अराउंड घूमते रहते हैं, ऐसे याद रखा। अब सवाल है कि ये इसके अराउंड क्यों घूमते हैं, ये क्यों भाग नहीं जाते? जैसे मान लीजिए ये सन है, ये मान लीजिए मेरा हैंड है, ये सन है, ये प्लैनेट है, ये ऐसा क्यों नहीं करता, भाग जाता है ऐसे, जैसे ये ऐसे आता है फिर भाग क्यों नहीं जाता सीधे, ये ऐसे चक्कर क्यों लगा लेता है? ये सवाल है। देखो इसका जवाब क्या है। आपने सुना होगा एक चीज, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होता है? जब भी हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं वो वापस आती है जमीन की तरफ। ऐसा क्यों? क्योंकि जमीन उस पर एक फोर्स लगाती है, उसी फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशन। ठीक है, उस फोर्स से जमीन हर किसी चीज को अपनी तरफ खींचती है। जैसे बारिश नीचे क्यों आती है? क्योंकि जमीन उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है और अपनी तरफ खींचती है। समझ में आया? वैसे ही अगर मैंने ये मार्कर ऊपर फेंक दिया, ये नीचे क्यों आता है? क्योंकि जमीन इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। एक फोर्स होता है, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, वही इस पर लगाती है और इसको अपनी तरफ खींचती है। समझ में आया? तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? एक फोर्स है। ठीक, इससे क्या होता है? जमीन हर किसी चीज को इसी फोर्स से अपनी तरफ खींचती है। अगर आप जंप करोगे ना ऊपर की तरफ, आप फिर वापस आ जाओगे। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन से अर्थ आपको अपनी तरफ खींचती है। जो भी चीज आप ऊपर फेंकोगे, जमीन उसको ग्रेविटेशन की वजह से अपनी तरफ खींचेगी। समझ में आया? इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन एक फोर्स है जिससे जमीन हर किसी चीज को अपनी तरफ खींचती है। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा पेड़ से जब पत्ता गिरता है नीचे क्यों गिरता है? क्योंकि जमीन उस पर एक फोर्स लगाती है ग्रेविटेशन और उसको अपनी तरफ खींचती है। अच्छा, हमने ऊपर कोई पत्थर मारा, वो नीचे क्यों गिर गया? क्योंकि जमीन उस पर फोर्स लगाता है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशन। जब भी कोई चीज नीचे गिरती है, किस वजह से गिरती है? ग्रेविटेशन की वजह से। ग्रेविटेशन क्या है? एक फोर्स है। समझ में आया? अच्छा, लेकिन ये ग्रेविटेशन फोर्स सिर्फ जमीन नहीं लगाती है, सन भी लगाता है। मतलब सन भी दूसरी चीजों पर एक फोर्स लगाता है और अपनी तरफ खींचता है। उस फोर्स को भी बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सिर्फ जमीन नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, सन भी लगाता है। समझ में आया? अब एक चीज मैं दिखाऊंगा आपको कि ये प्लैनेट्स क्यों घूमते रहते हैं सन के अराउंड। मान लीजिए ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये है पेन, ठीक है, मार्कर है। ये है थ्रेड, थ्रेड मतलब धागा, ठीक है, मार्कर और धागा। अब हमने क्या किया? हमने इसको ऐसे घुमाया इस तरह से। जरा बताओ ये पेन क्यों नहीं भाग जाता? ये ऐसे क्यों चक्कर लगाता है, गोल गोल चक्कर? भागता क्यों नहीं है? देखो क्यों नहीं भागता। ये पेन जो है जब ये ऐसे चक्कर लगाता है, ऐसे ऐसे, ये भागना चाहता है, सीधे ऊपर जाता, लेकिन ये जो धागा है ये इसको नहीं छोड़ता है, ये इसको जाने नहीं देता कहीं। जैसे मिसाल मान लो, जब ये धागा यहां पहुंचता है, इसके बाद ये सीधे जाना चाहता है, वहां जाना चाहता है, लेकिन ये धागा इसको नहीं छोड़ता। धागे की वजह से इसको वापस आना पड़ता है, फिर से चक्कर लगाना पड़ता है। वरना ये मार्कर जो है ये चाहता है मैं भाग जाऊं, ठीक है, वहां जाना चाहता है, लेकिन इस थ्रेड की वजह से, धागे की वजह से ये वहां नहीं जा पाता, ये वहां से वापस आ जाता है। देखो पेन बेचारा क्या करेगा? इसको किसने पकड़ा हुआ है? थ्रेड ने, धागे में। तो धागे की वजह से ये गोल गोल चक्कर लगाता है। अगर ये धागा नहीं होता तो ये जो मार्कर है ये भी गोल गोल चक्कर नहीं लगाता। अब देखो एक चीज, ये सन है,
ठीक है, ये प्लेनेट है। ये प्लेनेट क्या करता है, इसके गोल गोल चक्कर लगाता है। क्यों लगाता है चक्कर इसके गोल गोल? क्योंकि ये जो सन है ये इस प्लेनेट पर एक फोर्स डालता है। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आया? अच्छा, ये इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स डालता है। उससे ये क्या करता है, इस प्लेनेट को अपनी तरफ खींचना चाहता है, अपनी तरफ। याद रखा, इसको ये अपनी तरफ खींचना चाहता है। तो सन इस प्लेनेट पर एक फोर्स डालता है, उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इस फोर्स की वजह से सन इस प्लेनेट को अपनी तरफ खींचता है। अब मान लीजिए बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही मेरा हाथ मान लीजिए ये सन है, और ये मार्कर मान लीजिए पेन है, और इस धागे को मान लीजिए ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। समझ में आया? अच्छा, ये प्लेनेट जो है ये भागना चाहता है लेकिन भाग नहीं पाता। ये सन के गोल गोल चक्कर लगाता है। जरा बताओ किसकी वजह से? इस धागे की वजह से। लेकिन ये धागा है क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां मतलब सच में धागा है, यहां ये धागा कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब इस प्लेनेट को कौन चीज पकड़ के रखती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में? वरना ये प्लेनेट जो है ये भागना चाहता है, मगर सन का जो धागा है, सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो इस प्लेनेट को पकड़ के रखता है, कहीं जाने नहीं देता। इसीलिए ये बेचारा जो प्लेनेट है ये सन के अराउंड घूमता रहता है। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो फिर क्या होता? ये जो धागा है ये नहीं होता, या ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, ये प्लेनेट क्या करता? ये सीधे वहां जाता, ये सन का चक्कर नहीं लगाता। फिर समझ में आया? तो जब भी आपसे कोई पूछेगा बताओ प्लैनेट्स क्यों लगाते हैं चक्कर सन के अराउंड, सन के गोल गोल क्यों घूमते हैं, आपका जवाब क्या होगा? ये घूमते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। समझ में आया? ग्रेविटेशनल फोर्स किसका काम करता है? धागे का। वो धागे की तरह इस प्लैनेट को पकड़ के रखता है, इसको जाने नहीं देता कहीं। समझ में आया? इसीलिए प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड घूमते रहते हैं। याद रखा? तो जब भी आपसे कोई पूछेगा बताओ प्लैनेट्स क्यों घूमते हैं सन के अराउंड, ग्रेविटेशन की वजह से। देयरफॉर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटेशनल फोर्स बोलो या ग्रेविटेशनल पुल बोलो, एक ही बात है। समझ में आया? तो इसको समझना जरूरी है कि प्लैनेट्स क्यों घूमते हैं सन के अराउंड, वो क्यों नहीं भाग जाते हैं वहां से, क्योंकि सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको पकड़ के रखता है प्लैनेट्स को। समझ में आया? इसीलिए प्लैनेट्स के गोल गोल घूमते हैं। याद रखा? तो ये है सोलर सिस्टम। सबसे पहली चीज, सोलर सिस्टम क्या होता है? सन और उसकी फैमिली को बोलते हैं सोलर सिस्टम। अगर आप ऐसे नहीं बोलोगे फिर आप ये भी बोल सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो, सन, 8 प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटियोराइड्स और कॉमेट्स, इनको मिला के बोलते हैं सोलर सिस्टम। ऐसा भी बोल सकते हो। अब आप बताओगे ये क्या है? एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स, कॉमेट्स, प्लैनेट्स, हम ये अलग से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप ऐसे याद रख लो। ये समझ में? इनको बोलते हैं सोलर सिस्टम। इस सोलर सिस्टम में पहली चीज सन आती है, हमने तो ये पढ़ा है ऑलरेडी, बट 2 चीजें आपने याद रखनी है। सन को हिंदी में क्या कहते हैं? सूर्य, पहली बात। दूसरी बात, सन का जो सरफेस टेम्परेचर है वो कितना होता है? 6000 डिग्री। सरफेस मतलब ऊपर का टेम्परेचर। अंदर कितना होता है? 2 to 5 मिलियन डिग्री। यहां कितना होता है सरफेस पर? 6000 डिग्री। ठीक है? अच्छा, प्लैनेट्स जो है 8 प्लैनेट्स, ये सन के अराउंड घूमते रहते हैं। किसकी वजह से घूमते हैं? ये घूमते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। समझ में आया? अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो ये प्लैनेट्स जो है ये सन के अराउंड नहीं घूमते। याद रखा? देखो इसको। तो ये है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है? सन और उसकी फैमिली को बोलते हैं सोलर सिस्टम। उसकी फैमिली में क्या क्या आता है? मीटियोराइड्स, प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, इनको बोलते हैं सोलर सिस्टम। उसके बाद बात करते हैं सैटेलाइट्स की।
सैटेलाइट्स क्या होते हैं? सैटेलाइट्स वो सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जो प्लैनेट्स के अराउंड घूमती रहती है। जैसे मैंने आपको कहा, प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स वो सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जो सन के अराउंड घूमते हैं, है ना? तो सन के अराउंड जो घूमेगा उसको बोलते हैं प्लैनेट, लेकिन जो प्लैनेट के गोल गोल घूमेगा उसको बोलते हैं सैटेलाइट। समझ में आया? इसका मतलब सैटेलाइट क्या होता है? सेलेस्टियल बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट। तो वो हेवनली बॉडी, वो सेलेस्टियल बॉडी जो प्लैनेट के अराउंड घूमती है, मतलब प्लैनेट के गोल गोल चक्कर लगाती है, उसी बॉडी को हम बोलते हैं सैटेलाइट। समझ में आया? तो आज के बाद जब भी आपसे कोई पूछेगा, बताइए सैटेलाइट क्या होती है? सैटेलाइट होती है वो बॉडी जो प्लैनेट के अराउंड घूमती रहती है, मतलब प्लैनेट के गोल गोल चक्कर लगाती है, मतलब प्लैनेट के गोल गोल चक्कर लगाती है। समझ में आया? मिसाल के तौर पर ये हमारी जमीन है। जमीन क्या है? एक प्लैनेट है। इसके गोल गोल चक्कर कौन लगाता है? मून, है ना? मून जमीन के गोल गोल चक्कर लगाती है, इसीलिए मून को क्या बोलेंगे? सैटेलाइट। समझ में आया? अर्थ क्या है? प्लैनेट। अर्थ के गोल गोल चक्कर कौन लगाती है? मून, इसीलिए मून को क्या बोलेंगे? सैटेलाइट। समझ में आया? तो सैटेलाइट क्या होता है? एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी, एक ऐसी हेवनली बॉडी जो किसी प्लैनेट के गोल गोल घूमती है। याद रखा? प्लैनेट क्या होता है? जो सन के गोल गोल घूमता है। सैटेलाइट क्या होती है? जो प्लैनेट के गोल गोल घूमती है। याद रखा? ये दो चीजें हैं, एक है प्लैनेट, एक है सैटेलाइट। प्लैनेट जो सन के अराउंड घूमता है, सैटेलाइट जो प्लैनेट के अराउंड घूमती है। याद रखा? तो जो भी हेवनली बॉडी प्लैनेट के गोल गोल घूमती है, उसी हेवनली बॉडी को बोलते हैं सैटेलाइट। मिसाल मैंने बता दी, जमीन एक प्लैनेट है ना? ये प्लैनेट है, इसके गोल गोल कौन घूमता है? मून। इसका मतलब मून क्या है? देखो, मून घूमता है ना एक प्लैनेट के गोल गोल, इसीलिए मून क्या है? सैटेलाइट। समझ में आया? सैटेलाइट जो है ये दो टाइप्स के होते हैं, एक है मैन मेड, एक होता है नेचुरल। समझ में आया? देखो, मैन मेड सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स है जो हम यहां से भेजते हैं। ठीक है? हम बहुत सारी सैटेलाइट्स भेजते हैं। वो सैटेलाइट्स क्या करती है? वो जमीन का चक्कर लगाती है, गोल गोल घूमती है। ठीक है? वो भी जमीन के क्या करती है? गोल गोल घूमती है। जमीन क्या है? प्लैनेट। समझ में आया? तो वो जो हम सैटेलाइट्स भेज रहे हैं वो भी इस प्लैनेट के अराउंड घूमते रहते हैं, तो वो भी क्या है? सैटेलाइट्स। लेकिन वो कौन सी सैटेलाइट्स है? जो हमने बनाई है, उसको बोलते हैं मैन मेड। दूसरी सैटेलाइट्स होती है नेचुरल, जो नेचर ने बनाई है, हमने नहीं बनाई। जैसे मून है, मून जमीन के अराउंड चक्कर लगाती है, तो ये क्या हो गई? सैटेलाइट। समझ में आया? लेकिन ये हमने नहीं बनाई है, ये नेचर ने बनाई है। याद रखा? इसको बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा, बताइए मून क्या है? मून एक नेचुरल सैटेलाइट है जमीन की। समझ में आया? हर किसी प्लेनेट की अपनी अपनी मून होती है, मतलब अपनी अपनी नेचुरल सैटेलाइट होती है, सिवाय दो प्लेनेट्स के। दो प्लेनेट्स के पास अपनी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, मतलब उनके पास कोई मून नहीं है। वो कौन है? एक है मरकरी, दूसरा है वीनस। इनके पास नो मून है, मतलब इनके पास कोई मून नहीं है, कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। याद रखा? ये होता है सैटेलाइट। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा, बताइए सैटेलाइट क्या होती है? सैटेलाइट वो हेवनली बॉडी है जो प्लेनेट के अराउंड घूमती है या प्लेनेट का चक्कर लगाती है। समझ में आ गया? उसको बोलते हैं क्या? सैटेलाइट। ये दो टाइप्स की होती है, मैन मेड और नेचुरल। मैन मेड जो हम यहां से भेजते हैं, वो भी जमीन का चक्कर लगाते हैं, वो भी सैटेलाइट्स है, लेकिन वो हमने बनाई है इसलिए मैन मेड हो गई। दूसरी वो सैटेलाइट्स होती है जो नेचर ने बनाई है, जैसे मून है। मून भी जमीन का चक्कर लगाती है, प्लेनेट का चक्कर लगाती है, इसीलिए मून भी क्या है? सैटेलाइट है। इसको बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट।
हर किसी प्लेनेट की अपनी अपनी नेचुरल सैटेलाइट होती है। किसी के पास एक, किसी के पास दो, किसी के पास 3 नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं। जमीन के पास कितनी नेचुरल सैटेलाइट्स है? एक, सिर्फ एक ही मून है। कुछ प्लैनेट्स के पास 5 भी है, 4 भी है, लेकिन 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके पास कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। उनमें से एक आता है मरकरी, दूसरा आता है वीनस। समझ में आया? इनके पास कोई मून नहीं है, मतलब कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके पास अपनी नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं। तो नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है? एक ऐसी हेवनली बॉडी जो प्लैनेट के अराउंड घूमती है। समझ में? लिखो इसको। सैटेलाइट्स क्या होते हैं? वो सेलेस्टियल बॉडीज जो प्लैनेट्स के अराउंड घूमते हैं। उनमें से एक सैटेलाइट है, वो है हमारी मून। समझ में आया? अच्छा, अब हम बात करते हैं उसी मून की। सबसे पहली चीज, मून होती क्या है? अभी हमने पढ़ा, मून होती है एक नेचुरल सैटेलाइट। समझ में आया? मून क्या है? ए नेचुरल सैटेलाइट विच revolves around the earth। समझ में आया? तो जब भी आपसे कोई पूछेगा बताओ मून क्या होती है, मून एक नेचुरल सैटेलाइट है। इसको आप सैटेलाइट क्यों बोलते हो? क्योंकि ये एक प्लेनेट के अराउंड घूमती है, ये प्लेनेट का चक्कर लगाती है, गोल गोल घूमती है। किस प्लेनेट के गोल गोल घूमती है? जमीन के। समझ में? अर्थ के। याद रखा? तो मून इसीलिए क्या है? एक सैटेलाइट। चूंकि ये नेचर ने बनाई है इसीलिए इसको बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट। समझ में? तो पहला सवाल अगर आपसे किसी ने पूछा बताइए मून क्या है? मून एक ऐसी नेचुरल सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड घूमती है। दूसरा सवाल, मून को हम सैटेलाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि सैटेलाइट उस चीज को बोला जाता है जो प्लेनेट के अराउंड घूमेगा। मून भी प्लेनेट के अराउंड घूमती है, इसीलिए इसको भी क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। किस प्लेनेट के अराउंड घूमती है? अर्थ के। समझ में आया? इसी को बोलते हैं मून। ठीक, तो मून क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट है। दूसरी बात, अगर आपसे किसी ने पूछा आसमान में सबसे ज्यादा क्या चमकता है? सन। तो आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाली चीज सन है। याद रखा? उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है? मून। आपको लगता है मून जैसा कोई दूसरी चीज है जो उतना चमकती है? नहीं है। सबसे ज्यादा चमकता है सन, उसके बाद ज्यादा चमकने वाली चीज मून है। समझ में? तो ये क्या है? सेकंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई। आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाली चीज कौन है? सन। उसके बाद सबसे ज्यादा चमकने वाली चीज मून है। याद रखा? इसके बाद एक नई चीज मून के बारे में, अगर आपसे कोई पूछेगा जमीन के सबसे नजदीक कौन सा स्टार है? सन। तो कौन सा स्टार हमारे सबसे नजदीक है? सन। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा कौन सी सेलेस्टियल बॉडी हमारे सबसे नजदीक है, तो वो मून है। समझ में आया? सेलेस्टियल बॉडी जो हमारे सबसे ज्यादा नजदीक है वो मून है। अगर सिर्फ स्टार्स की बात होगी कौन सा स्टार है, तो सन है। लेकिन अगर सारी सेलेस्टियल बॉडीज की बात होगी तो हमारे सबसे नजदीक कौन है? मून। समझ में आया? इसीलिए हम इसको कहते हैं नियरेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू अर्थ। जमीन के जो सबसे नजदीक सेलेस्टियल बॉडी है या कोई चीज है तो वो मून है। याद रखा? आप बताओगे पिछली बार तो हमने पढ़ा था सन है। सन है स्टार्स में। अगर आपसे कोई पूछेगा स्टार्स में सबसे नजदीक कौन है? सन है। लेकिन सारी सेलेस्टियल बॉडीज में कौन है? मून है। याद रखा? अच्छा, उसके बाद जो मून है वहां कोई एयर नहीं है। एयर मतलब एटमॉस्फेयर नहीं है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं है इसीलिए कोई वहां जिंदगी नहीं है, वहां कोई जिंदा चीज नहीं है। लिविंग थिंग्स वहां नहीं रहते
क्योंकि वहां हवा नहीं है। समझ में आया? अच्छा, वो जो मून है अगर आप उसकी सरफेस देखोगे, सरफेस वो ऐसे है, वहां कहीं पे होल्स है, ऐसे बड़े बड़े होल्स है ऐसे, लेकिन कहीं पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी है, ऐसे होल्स भी है, पहाड़ भी है। समझ में आया? ये जो जमीन की सरफेस पर जो ये गड्ढे हैं, होल्स को बोलते गड्ढे, गड्ढे जो है, ये जो होल्स है, इनको हम बोलते क्रेटर्स, इनको बोलते हैं क्रेटर्स। इसका मतलब मून की सरफेस पर क्या है? क्रेटर्स, मतलब होल्स है, लार्ज क्रेटर्स। याद रखा? इसका मतलब अगर आपसे किसी ने पूछा जमीन मून की सरफेस कैसी है, तो आप क्या बताओगे? उस मून की सरफेस पर बहुत सारे बड़े बड़े होल्स हैं। होल्स मतलब उन्हीं को हम कहते हैं क्रेटर्स। तो जब भी आप कभी किसी बुक में देखोगे कि मून की सरफेस में क्रेटर्स है, क्रेटर्स क्या होते हैं? बड़े बड़े होल्स होते हैं, उनको बोलते हैं क्रेटर्स। और मून की सरफेस पर क्या है? बड़े बड़े माउंटेन्स भी है। तो ये भी एक चीज है, लार्ज माउंटेन्स। क्रेटर्स किनको बोलते हैं? होल्स को। समझ में आया? तो एक चीज ये है कि मून क्या होती है? एक नेचुरल सैटेलाइट जो जमीन के अराउंड घूमती रहती है। अच्छा, ये सेकंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है आसमान में। सबसे ज्यादा कौन चमकता है? सन, उसके बाद मून। हमारे सबसे नजदीक कौन सी सेलेस्टियल बॉडी है? मून। वहां कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए कोई जिंदगी भी वहां नहीं है। मून की सरफेस पर बड़े बड़े होल्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? क्रेटर्स। समझ में आया? ये जो होल्स है ये कैसे हुए हैं? क्योंकि बाहर से, स्पेस से कुछ बड़े बड़े पत्थर आए हैं, कुछ बड़े बड़े मेट्योराइट्स आए हैं, वो यहां मून पर पड़े हैं। उन बड़े बड़े पत्थरों की वजह से ये बड़े बड़े होल्स हो गए हैं। अब सवाल है, ये क्रेटर्स यहां कैसे बने हैं? ये बड़े बड़े होल्स कैसे बने हैं? क्योंकि स्पेस से बड़े बड़े रॉक्स आए हैं, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े आए हैं, वो उन्होंने सीधा मून की सरफेस के साथ हिट किया है। समझ में? मान लो ये मून की सरफेस है, इस पर बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, उन पत्थरों की वजह से ये होल्स यहां बन गए। समझ में? तो जब भी आपसे कोई पूछेगा कि मून की सरफेस पर ये बड़े होल्स कैसे बने, क्योंकि स्पेस से बड़े बड़े पत्थर आ गए, वो पड़ गए इस मून की सरफेस पर, इसीलिए वो बड़े बड़े होल्स बन गए। और क्या है यहां बड़े बड़े माउंटेन्स भी है। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा मून की सरफेस कैसी है, तो आप क्या बताओगे? वहां बड़े बड़े होल्स हैं जिनको हम क्रेटर्स बोलते हैं, और माउंटेन्स भी है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं ग्रेविटेशन की। मैंने आपसे कहा ग्रेविटेशन क्या होता है। ग्रेविटेशन एक फोर्स है जिसकी वजह से जमीन हर किसी चीज को अपनी तरफ खींचती है। याद रखा? आपने पेन को ऊपर फेंका, ये नीचे क्यों आता है? क्योंकि जमीन इस पर एक फोर्स लगाता है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक? आप क्यों नहीं उड़ते हो? क्योंकि जमीन आपको अपनी तरफ खींचती है। समझ में? किस फोर्स से खींचती है? ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा कोई चीज नीचे क्यों गिरती है, क्योंकि जमीन एक फोर्स लगाती है उस पर, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ जमीन ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है? नहीं, दुनिया की हर कोई चीज लगाती है। सन भी लगाता है, मून भी लगाता है। समझ में? आप भी लगाते हो, हर कोई चीज लगाती है। जिसके पास वजन है ना, जिसके पास मैस है, हर वो चीज ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। उस पर बात नहीं करेंगे, हमें बात करनी है मून की। तो मून भी क्या लगाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन सवाल है कि ये कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। देखिए कितना लगाता है। इसके जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज 1/6 टू दैट ऑफ अर्थ। समझ में? इसका मतलब जमीन जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है उसके 6 हिस्से करिए। कितने हिस्से? 6 हिस्से। वहां जो एक हिस्सा बनेगा उतना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है मून। याद रखा? इसका मतलब मून का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा कम। मिसाल के तौर पर अगर आप ये कहेंगे कि जमीन का ग्रेविटेशनल फोर्स है 36,
याद रखा। जमीन का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है 36, इसके 6 हिस्से करिए तो बताइए वो 6 हिस्से क्या बनेंगे 6 6 6 ऐसा बनेगा 6 12 18 24 30 36 बन गए ना 6 हिस्से। इन 6 हिस्सों में एक हिस्सा ले लो, एक हिस्से कितना है 6, इतना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है मून का। तो अगर जमीन का 36 है तो मून का कितना होगा सिर्फ 6। याद रखा, जमीन से कितना कम होता है 6 गुना कम होता है। याद रखा। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा मून कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, जमीन से 6 गुना कम, जमीन के ग्रेविटेशन के 6 हिस्से करो, वहां जो एक हिस्सा बनेगा उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है मून। मतलब जमीन मून से 6 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगाती है। याद रखा। इसका मतलब यह हुआ अगर आपसे किसी ने पूछा मून लगाती है ग्रेविटेशनल फोर्स 5, बताओ जमीन कितनी लगाती होगी, इसे 6 टाइम्स ज्यादा, मतलब 30। समझ में आया। इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशन। या कोई आपसे ऐसे पूछ सकता है कि जमीन का ग्रेविटेशन है 18, बताओ मून का कितना होगा, इसके कितने हिस्से करने हैं 6 हिस्से, कैसे करेंगे डिवाइड कर लो 6 से, 6 1 जा 6 3 जा, तो मून का कितना होगा 3। याद रखा। आपसे ऐसा कोई सवाल पूछ सकता है मून का ग्रेविटेशन है 4, मून का ग्रेविटेशन है 4, बताओ जमीन का कितना होगा, वो 6 टाइम्स ज्यादा है ना, मल्टीप्लाई 6, तो जमीन का होगा 24। समझ में। अब दूसरा सवाल ऐसे आ सकता है कि जमीन का ही दिया गया हो, किसका, जमीन का। जैसे मिसाल आपसे पूछा जाएगा कि जमीन का ग्रेविटेशनल फोर्स है 48, अब बताओ मून का कितना होगा, मून का कम होगा ना, 6 टाइम्स कम होगा, तो डिवाइड करेंगे 6 से। अगर मून का दिया है जमीन का निकालना है, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर जमीन का दिया है मून का निकालना है, वो कम होता है, तो डिवाइड करेंगे 6 1 जा 6 8, तो मून का 8 होगा। समझ में आया। तो सवाल यह है कि मून का ग्रेविटेशन जमीन के ग्रेविटेशन से कितना होता है, 6 गुना कम होता है। समझ में आया। इसीलिए जब भी आपसे कोई पूछेगा अगर मून का ग्रेविटेशन है 4, जमीन का कितना होगा, मल्टीप्लाई 6 टाइम्स है ना। अगर जमीन का दिया होगा मून का कितना होगा, 6 टाइम्स डिवाइड कर लो। याद रखा, लिखो इसको, याद रखा, लिखो इसको। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा मून क्या होता है, आप क्या बताओगे, मून एक नेचुरल सैटेलाइट होती है। सैटेलाइट क्या होती है, जो प्लेनेट के अराउंड घूमेगा, उसको बोलते हैं सैटेलाइट। अब मून भी क्या है, एक सैटेलाइट, क्योंकि ये भी एक प्लेनेट के अराउंड घूमती है, जमीन के अराउंड घूमती है, जमीन एक प्लेनेट है। अच्छा, अब उसके बाद एक अहम चीज है, वो ये है कि जमीन और मून के बीच में कितनी डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। जरा बताओ कितनी होती है वो, 3,84,000 किलोमीटर। समझ में आया। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा जमीन और मून के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 3,84,000 किलोमीटर। जमीन और सन के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 150 मिलियन किलोमीटर। इनके बीच में 3,84,000 किलोमीटर। याद रखा। इसीलिए मैंने कहा कि ये सबसे नजदीक है हमारे। कौन सी सेलेस्टियल बॉडी ऐसी है जो सबसे नजदीक है, मून है। सन कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर, ये कितना है, 3,84,000 किलोमीटर। यहां जो दिन होते हैं ना वो काफी ज्यादा गर्म होते हैं, डेज आर हॉट, और जो नाइट्स होती है वो काफी ज्यादा ठंड होती है, नाइट्स आर कोल्ड। याद रखा। ये कितने गर्म हो सकते हैं, 110 डिग्री तक टेंपरेचर जा सकता है। और ठंडे कितने हो सकते हैं, ये तकरीबन -150 डिग्री तक जा सकता है। इसका मतलब मून जो है
मून पे दिन में गर्मी बहुत होती है। कितनी गर्मी हो सकती है? 110 डिग्री तक जा सकता है। और रात कैसी होती है? बहुत ठंडी होती है। याद रखा, कितनी ठंडी हो सकती है रात? -150 डिग्री का टेम्परेचर हो सकता है रात को। तो वहां दिन बहुत ज्यादा गर्म होते हैं और वहां रात बहुत ज्यादा ठंड होती है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि वहां एटमॉस्फेयर नहीं है। ये सब एटमॉस्फेयर की वजह से होता है। अगर वहां एटमॉस्फेयर होता तो ये सब नहीं होता। इतनी गर्मी और इतनी सर्दी वहां नहीं होती। यहां क्यों नहीं है उतनी गर्मी और सर्दी? क्योंकि यहां एटमॉस्फेयर है। मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं, इसलिए वहां डेज बहुत ज्यादा गर्म होते हैं और रात बहुत ज्यादा ठंडी होती है। उसके बाद एक और चीज, मून वो सेलेस्टियल बॉडी है जहां इंसान पहुंच चुका है। समझ में आया? जमीन के अलावा इंसान कहां पहुंच गया है? मून पर। याद रखा, मून पर इंसान यानी चांद पर इंसान पहुंच चुका है। और वो सबसे पहला इंसान कौन है जो चांद पर गया था? नील आर्मस्ट्रांग। याद रखना, नील आर्मस्ट्रांग वो पहला इंसान था जिसने चांद पर कदम रखा। कब रखा था? जुलाई 1969 में। और उसके साथ वो दूसरा आदमी कौन था? एडविन एल्ड्रिन। याद रखा, ये दो आदमी थे, एक का नाम था नील आर्मस्ट्रांग और दूसरे का नाम था एडविन एल्ड्रिन। लेकिन सबसे पहले कदम किसने रखा था मून पर? नील आर्मस्ट्रांग ने। कब? जुलाई 1969 में। याद रखा। अच्छा, एक और बात वो ये है कि क्या मून की अपनी लाइट है? नहीं। वो कहां से लाइट लाता है? सन से। इसका मतलब मून की अपनी लाइट नहीं होती है। मून हैज नो लाइट ऑफ इट इज ओन। इसकी अपनी लाइट नहीं होती। और जिसकी अपनी लाइट नहीं होती उसको हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस वो चीजें होती है जिनकी अपनी लाइट नहीं होती। याद रखा, जिनकी होती है उनको बोलते हैं ल्यूमिनस, जिनकी अपनी लाइट नहीं होती उनको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस। मून की अपनी लाइट नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस। जैसे ये सन है, ठीक है, ये मून है और ये जमीन है। सन से लाइट पड़ती है किस पर? मून पर। मून उसको क्या करता है? रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये लाइट कहां पड़ती है? जमीन पर। जब ये लाइट जमीन पर पड़ती है हमें क्या लगता है? ये मून से आती है। तो इसलिए हमें मून चमकता हुआ दिखाई देती है। याद रखा, हमें लगता है मून चमकती है, लेकिन असल में वो कौन सी लाइट होती है? जो सन से आती है। सन से लाइट आती है, इस मून पर पड़ती है, इस पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी वापस आ जाती है। कहां पड़ती है? जमीन की तरफ। और जमीन वाले जब इसको देखते हैं इस लाइट को, उन्हें लगता है ये मून से आती है, उन्हें मून चमकती हुई दिखाई देती है। लेकिन असल में क्या ये लाइट मून की अपनी होती है? नहीं। ये असल में कहां से आती है? सन से। मून तो सिर्फ इसको रिफ्लेक्ट करती है, यहां जमीन की तरफ भेजती है, वरना ये लाइट किसकी असल में होती है? सन की। इसका मतलब मून की अपनी लाइट नहीं होती। अब एक और सवाल है, क्या ये लाइट जो है ये सिर्फ रात को पड़ती है मून पर? नहीं, ये दिन में भी पड़ती है मून पर। फिर हमें दिन में मून क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि दिन में सन की लाइट होती है। सन की लाइट इतनी ज्यादा होती है कि इसके सामने न स्टार्स की लाइट दिखाई देती है न मून की लाइट दिखाई देती है। समझ में आया? तो सन की लाइट की वजह से हमें दिन में मून नहीं दिखाई देती। क्यों? क्योंकि सन की लाइट बहुत ज्यादा होती है, इसके सामने इस मून की लाइट कुछ नहीं है, इसीलिए हमें मून दिन में नहीं दिखाई देता, वरना दिन में भी ये लाइट रिफ्लेक्ट करता है। समझ में आया? लिखो इसको। उसके बाद बात करते हैं रोटेशन और रिवॉल्वेशन की। समझ में आया? देखो, रिवॉल्वेशन क्या होता है? मान लीजिए ये एक चीज है और ये दूसरी चीज है, ठीक है, ये एक चीज है, ये दूसरी चीज है। जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के गोल गोल चक्कर लगाती है या कोई चीज दूसरी चीज के अराउंड घूमती है, मान लीजिए ये है, ये इस मार्कर के गोल गोल घूमती है,
इसी को बोलते हैं रिवॉल्वेशन। क्या बोलते हैं? रिवॉल्वेशन। तो आपसे जब भी कोई पूछेगा रिवॉल्वेशन क्या होता है, रिवॉल्वेशन होता है जब कोई बॉडी, मान लो ये किसी दूसरी बॉडी, मान लो ये, समझ में, जब कोई बॉडी दूसरी बॉडी के गोल गोल घूमेगी, गोल गोल चक्कर लगाएगी या किसी दूसरी बॉडी के अराउंड घूमेगी, इसी को बोलते हैं रिवॉल्वेशन। मिसाल, ये इसके गोल गोल घूमता है, इसको क्या बोलेंगे? रिवॉल्वेशन। समझ में आया? ये रिवॉल्वेशन है। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा रिवॉल्वेशन क्या होता है, एक बॉडी दूसरे बॉडी के गोल गोल घूमती है, इसको बोलते हैं रिवॉल्वेशन। ठीक। अच्छा, जैसे मान लो वो बटरफ्लाई होती है, वो शम्मा जो है कैंडल, उसके गोल गोल घूमती है। बताओ ये रिवॉल्वेशन है कि रोटेशन है? रिवॉल्वेशन। क्योंकि एक चीज बटरफ्लाई वो किसके गोल गोल घूमती है? दूसरी चीज के, कैंडल के, इसको बोलते हैं रिवॉल्वेशन। मतलब बटरफ्लाई रिवॉल्वेशन करती है। वैसे ही एक और चीज है, वो जमीन है। जमीन है, ये सन है। जमीन किसके गोल गोल घूमती है? सन के। इसको क्या बोलते हैं? रिवॉल्वेशन। तो एक चीज जमीन, दूसरी चीज सन के गोल गोल घूमती है। तो जब एक चीज दूसरे चीज के गोल गोल घूमेगी, इसको बोलते हैं रिवॉल्वेशन। इसके बाद बात करते हैं रोटेशन की। देखिए रोटेशन क्या होता है। रोटेशन समझने से पहले आपको एक्सिस समझनी पड़ेगी। एक्सिस क्या होती है? देखिए, मान लीजिए ये जमीन है, ये जमीन का सेंटर है, कोर अंदर, ठीक है। आपने एक लाइन डाली बिल्कुल जो सेंटर के बीच में से जाएगी, एक लाइन जो सेंटर को टच करेगी, जमीन के सेंटर को, बीच को टच करेगी, ऐसी एक लाइन आप सोचिए। देखिए, आप सेंटर से कोई लाइन नहीं डाल सकते, बट आप सोच सकते हैं। आप सोचिए, जमीन के बीच में से हमने एक लाइन डाली ऐसे, इसी लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस। आप नहीं डाल सकते इसको, लेकिन इमेजिन करिए, आप सोचिए, एक लाइन है जो हमने सेंटर से डाली है, इसको बोलते हैं एक्सिस। मिसाल ये मानते हैं, ये मान लीजिए कोई चीज है, ठीक है, इसका भी एक सेंटर है, ठीक है। उस सेंटर में से हमने एक लाइन डाली, ठीक है, ऐसे। इसी लाइन को क्या बोलते हैं? एक्सिस। तो वो लाइन जो सेंटर से पास करती है, उसी को क्या बोलते हैं? एक्सिस। याद रखा? तो ये मार्कर क्या है इसका? एक्सिस। अब ये चीज घूमने लगती है, ऐसे ऐसे घूमने लगती है। जरा बताओ ये किसके गोल घूमती है? इसी एक्सिस के, है ना। इसको बोलते हैं रोटेशन। जब कोई बॉडी अपनी एक्सिस के गोल घूमती है, इसको बोलते हैं रोटेशन। याद रखा? इसी को बोलते हैं रोटेशन। तो रोटेशन को समझने से पहले क्या समझना पड़ेगा? एक्सिस। एक्सिस क्या होता है? वो लाइन जो सेंटर से पास करती है। मान लीजिए ये कोई प्लेनेट है या ये कोई सैटेलाइट है, ये ऐसे, ठीक है। आपने इसके बीच में से एक लाइन डाली। आप सोचिए, सिर्फ हम लाइन नहीं डाल सकते, बट सोचिए आप, प्लेनेट है, इसके बीच में से हमने लाइन डाली, उसी लाइन को क्या बोलते हैं? एक्सिस। मैं फिर से दिखाता हूं आपको। ये इसी पेपर को हम यहां ऐसे बीच में काटते हैं, ऐसे। चलिए, हमने इसको बीच में से काटा, ठीक है। मान लीजिए मिसाल के तौर पर, ये जो बीच वाला होल है, ये इसका सेंटर है। क्या है? सेंटर, ठीक है। ये देखिए, ये दूसरी चीज है। इस बॉडी ने ऐसे चक्कर लगाना स्टार्ट किया। बताइए ये क्या कर रही है? रोटेशन की रिवॉल्वेशन? रिवॉल्वेशन, क्योंकि दूसरी बॉडी के गोल गोल घूमती है, ठीक। अब ये इसका सेंटर है। आप सोचिए, हमने सेंटर के बीच में से एक लाइन डाली, इस लाइन को क्या बोलते हैं? एक्सिस, ठीक है। अब इसने क्या किया? अब ये घूमने लगा। ये किसके गोल गोल घूमता है? अपनी एक्सिस के गोल गोल घूमता है। इसको क्या बोलेंगे? रोटेशन। तो जब कोई बॉडी अपनी एक्सिस के गोल गोल घूमेगी, इसको बोलते हैं रोटेशन। जब दूसरी बॉडी के गोल गोल घूमेगी, उसको बोलते हैं रिवॉल्वेशन। समझ में आया? तो ये है रोटेशन और ये है रिवॉल्वेशन। अब इसको हमने क्या करना है? इससे रिलेटेड एक खास बात है जो आपने याद रखनी है। वो खास बात क्या है? वो ये है कि हम हमेशा मून का सिर्फ एक साइड देखते हैं। कितने साइड? सिर्फ एक साइड।
आप मून का दूसरा साइड कभी नहीं देखते हो, सिर्फ एक साइड देखते हैं हम मून का। इसका मतलब मान लीजिए यह है मून का एक साइड जिसपे होल बना है, तो यहां से है दूसरा साइड। हम हमेशा सिर्फ एक ही साइड देखते हैं मून का, याद रखा। क्यों देखते हैं? देखिए, मान लीजिए ये जमीन है। क्या है? जमीन। जमीन सन के अराउंड घूमती है, मतलब रिवॉल्वेशन करती है, ठीक है। साथ में ये रोटेट भी करती है। एक रोटेशन में कितना टाइम लगता है उसको? 24 घंटे। समझ में आया? देखो मिसाल, ये इस वक्त यहां है, 24 घंटे के बाद फिर से ये वहां आएगा, याद रखा। अब देखिए मिसाल, अब ये यहां है, अब ये ऐसे घूम रहा है। अब आपको ये वाला साइड दिखाई दे रहा है, फिर ये वाला साइड दिखाई देगा, फिर ये वाला साइड दिखाई देगा, फिर ये वाला साइड दिखाई, फिर से आ गया ना होल पे। तो आप इसका हर कोई साइड देखते हैं ऐसे। लेकिन अगर ये मून है, क्या है? मून है। मून में क्या होता है कि ये जब रोटेट करती है ना, जितना टाइम इसको जमीन के अराउंड रिवॉल्व करने में लगता है, उतना ही टाइम इसको एक रोटेशन में भी लगता है। जितना टाइम रिवॉल्वेशन में, रिवॉल्वेशन मतलब जमीन के अराउंड घूमना, उतना ही टाइम रोटेट करने में भी। तो मून को बराबर टाइम लगता है, जितना टाइम रोटेट करने में उतना ही टाइम रिवॉल्व करने में। समझ में आया? तो इसका मतलब ये जल्दी जल्दी रोटेट नहीं करती होगी, आराम से करती होगी। बल्कि जब तक ये एक रिवॉल्व करती होगी तब तक ये एक ही रोटेशन भी करती है। समझ में आया? ये जमीन की तरह नहीं है 12 घंटे हो गए तो ऐसे, 12 घंटे हो गए तो ऐसे ऐसे घूमेगी, नहीं। ये जब एक चक्कर लगाती है जमीन के तो एक रोटेशन भी करती है, याद रखा। अब देखिए कैसे। मान लीजिए ये जमीन है, मार्कर क्या है? ये जमीन है, ठीक। ये है मून, ये क्या है? ये मून है, ये जमीन है। आप इस जमीन पर रहते हो, ठीक है। ये मून है यहां। आप बताओ इस वक्त आप कौन सा फेस देख रहे हो मून का, जिस पर होल बना है, ठीक है। अब ये मून चलने लगी है, अब आप कौन सा फेस देख रहे हो? होल वाला। अच्छा, ऐसे घूम रहा है, अब आप कौन सा फेस देख रहे हो? होल वाला। अब बताओ आप कौन सा फेस देख रहे हो? होल वाला। अब बताओ कौन सा फेस देख रहे हो? होल वाला। अब बताओ कौन सा फेस देख रहे हो? होल वाला। इसका मतलब आप हमेशा कौन सा फेस इसका देख रहे हो? ये सिर्फ होल वाला ही। आप दूसरा फेस इसका कभी नहीं देखते हो। दूसरा मतलब ये वाला फेस। तो जब भी आप इस मून को देखते हो, सिर्फ ये होल वाला फेस ही देखते हो, दूसरा फेस आप कभी नहीं देखते, याद रखा। ऐसे, इस ऐसे, फिर से देखिए, फिर से देखिए। ये होल वाला फेस है, या मैं इसको मार्कर से निशान कर देता हूं। ये मार्कर वाला निशान है, ठीक है। आपने क्या देखा? ये मार्कर वाला निशान जो है ये वाला फेस, दूसरा फेस ये है, ठीक है। अब देखिए इस वक्त आप क्या देख रहे हो? ब्लैक 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 ब्लैक। यहां देखिए ब्लैक ब्लैक ब्लैक। आप यहां है ना जमीन पर, आप हमेशा इसको क्या देख रहे हो? ब्लैक वाला पोर्शन। आप पीछे वाला साइड इसका कभी नहीं देखते हो, समझ में आया? तो इसका मतलब जब भी आपसे कोई पूछेगा क्या आप मून के दोनों साइड्स देखते हो? नहीं। अगर मून तेजी से रोटेट करती, तेजी से, तो ऐसा होता। देखो कैसा, आप यहां जमीन पर है तो आपने ब्लैक देखा, अब ये देखा, अब ये सफेद वाला देखा, अब ब्लैक देखा, सफेद ब्लैक, आप हर कोई साइड देखते इसका। लेकिन मून रोटेट आराम से करती है, इसीलिए आप जब भी इसका साइड देखोगे सिर्फ एक ही साइड देखते हो, ऐसे ऐसे। समझ में आया? तो हम कितने साइड देखते हैं मून के? सिर्फ एक साइड, दूसरा साइड देखते ही नहीं। क्यों नहीं देखते? क्योंकि जितना टाइम उसको रोटेशन में लगता है उतना ही टाइम रिवॉल्वेशन में लगता है। मतलब पूरा रिवॉल्व करने के बाद ये कितनी बार रोटेट करती है? एक ही बार। अब आप बताओगे आपने जो दिखाया ऐसे कि ये इस तरह से चलती है, इसने तो रोटेट किया ही नहीं। नहीं, इसने रोटेट भी किया साथ साथ।
देखो कैसे, यहां बताओ ये ब्लैक मार्कर का जो मार्क है किस साइड है? इस साइड, मेरे इस साइड से, ठीक है। अच्छा, अभी कहां है? इसी साइड से। अब जब यहां आया, अब कहां है? इस साइड से। हो गया ना चेंज? इसका मतलब ये रोटेट भी कर रहा है, रिवॉल्व भी कर रहा है। अब किस साइड से है? उस साइड से। अब किस साइड से है? इस साइड से। अब किस साइड से? इस साइड से। अब कहां से? इसका मतलब ये जो निशान है ना, इसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। क्यों? क्योंकि ये रोटेट भी करता है। याद रखा? इसीलिए हम हमेशा मून का सिर्फ एक साइड देखते हैं। याद रखा? कैसे देखते हैं मैं फिर से दिखाता हूं। ये जमीन है, आप इस पर रहते हो। ये मून है, इसके दो साइड्स मान लीजिए, एक सामने वाला, एक पीछे वाला। हम सिर्फ एक ही साइड हमेशा देखते हैं। कैसे? ये मान लीजिए जिस पर मैंने निशान रखा है इंक से, आपको इसमें से अच्छे से दिखेगा ऐसे, ठीक है। आप इस पर रहते हो जमीन पर। आप इस वक्त कौन सा फेस देख रहे हो? इंक वाला। इंक वाला, इस इंक वाले फेस की डायरेक्शन कहां है? उधर आगे, ठीक है। अब ये ऐसे चला, अभी आप लोग क्या देख रहे हो? यही इंक वाला साइड। पहले यहां था इंक वाला, अब यहां है इंक वाला साइड। समझ में आया? ठीक है। इस इंक की डायरेक्शन कहां है? यहां की तरफ। अभी कहां थी? यहां की तरफ। अब कहां होगी? यहां। मतलब ये रोटेट भी हो रही है, रिवॉल्व भी हो रही है, रोटेट भी हो रही है, ठीक है। अब यहां बताइए, आप यहां जमीन वाले यहां है, ठीक है। आप वहां से मत देखिए, पीछे से। आप यहां है जमीन पर, तो आप किसको देख रहे हो? पीछे वाले साइड को कि आगे वाले साइड को? इंक वाले साइड को, आगे वाले साइड को, ठीक है। अब यहां पहुंचिए, आप किसको देख रहे हो? इंक वाले साइड को। किसको देख रहे हो? इंक वाले साइड को। आप सिर्फ इंक वाले साइड को देखते हो। समझ में? आप कभी मून के दूसरे साइड को नहीं देखते। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो मून है ये रोटेट आराम से करती है। जितना टाइम इसको रिवॉल्वेशन में लगता है उतना ही टाइम इसको रोटेट करने में भी लगता है। अगर ये जमीन की तरह तेज तेज रोटेट करती, देखिए आपने कौन सा साइड देखा? व्हाइट। अब कौन सा साइड देखा? ब्लैक। व्हाइट ब्लैक। आप हर कोई साइड देखते, लेकिन मून आराम से रोटेट नहीं करती है। इसको जितना टाइम रिवॉल्वेशन में लगता है उतना ही टाइम रोटेशन में भी लगता है। याद रखा? अब आपसे कोई पूछेगा ये कैसे रोटेट हो रही है? आपने तो दिखाया ही नहीं। देखिए, जब मैंने ऐसे दिखाया आपको लगा ये सिर्फ रिवॉल्वेशन है, साथ में रोटेशन भी है। क्योंकि यहां देखिए, इस ब्लैक इंक की डायरेक्शन कहां है? वहां। अब कहां है? यहां। होगी ना चेंज? समझ में? इसी को बोलते हैं रोटेशन। अब कहां है? यहां। अब कहां है? वहां। अब कहां है? यहां। तो ये इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है साथ साथ। याद रखा? अब आप बताओगे कि हमें ये समझ नहीं आई कैसे रोटेट कर रहा है। देखो, मिसाल मान लो ये रोटेट नहीं करता, ये रोटेट नहीं करता, तो ये कैसे होता? देखो कैसे होता, इस तरह से है ना, ये सिर्फ चल रहा है ऐसे 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 ऐसे। देखो, ये रोटेट नहीं कर रहा है। आप इस वक्त क्या देख रहे हो? व्हाइट। आप क्या देख रहे हो? ब्लैक। आप क्या देख रहे हो? व्हाइट। आप क्या देख रहे हो? ब्लैक। तो अगर ये रोटेट नहीं करता, आप कभी ये साइड देखते, कभी ये साइड देखते, लेकिन ये रोटेट कर रहा है, इसीलिए यहां भी ब्लैक, यहां भी ब्लैक, ऐसे। समझ में आया? तो जब ये रिवॉल्व करता है, रोटेट भी करता है साथ साथ, मगर जितना टाइम रोटेशन में लगता है उतना टाइम रिवॉल्वेशन में भी लगता है। तो हम हमेशा मून के कितने सरफेसेस देखते हैं? सिर्फ एक। वी ओनली सी वन साइड ऑफ द मून। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इट इज टाइम ऑफ रोटेशन is almost same to the time of revolvation. समझ में आया? इससे इसको टाइम लगता है और हम इसका एक ही साइड देखते हैं। लिखो इसको।